भाई गुड आफ्टरनून, बढ़िया हालचाल, फर्स्ट क्लास। न्यूक्लियस चालू करने के लिए रेडी। ओके, तो लास्ट में एटम्स देखा, आज न्यूक्लियस, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस। न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या जानकारी है हमको, सबसे पहले ये देख लेते हैं। न्यूक्लियस का नाम सबसे पहले रदरफोर्ड ने हमको दिया था। इफ यू रिमेंबर द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड, ही सेड दैट nucleus is the central part of the atom. This central part contains all the positive charge and most of the mass of the atom. इस सेंट्रल पार्ट के बाहर बाकी पूरा एटम लगभग खाली जैसा है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं बाहर। पहले ये सोचा था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे, पर ऐसा फिर पता चला कि ऐसा नहीं है। ओके, न्यूक्लियस के बाहर ही इलेक्ट्रॉन्स है। द साइज ऑफ द एटम हमने फाइंड किया था नियरली 10⁻⁻10 मीटर, जबकि साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज नियरली 10⁻15 मीटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यू नो एनी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज this. You can write it as XZA or XZA. इस ये नोटेशन यूज कर सकते हो या ये नोटेशन, दोनों ही एक्सेप्टेबल नोटेशंस है। हियर X इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, हियर X इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। यू नो, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम का है Ca, लेड का है Pb, आयरन का है Fe एंड सो ऑन। Z is called atomic number. Atomic number, Z is called atomic number. Atomic number means the number of protons inside the nucleus, or it can also be the number of electrons revolving around the nucleus. Number of electrons inside the atom revolving around the nucleus. A is called mass number. कुछ टाइम पहले एटॉमिक मास नंबर भी कहते थे, but A is called mass number, and mass number signifies the total number of particles inside the nucleus. अब न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं? अब इतना तो एक बात पता चल गया है कि पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब प्रोटॉन है ही। सो इट इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, भले तुम सब जानते हो न्यूट्रॉन्स के बारे में, पर उस टाइम पे, बहुत टाइम पहले पता नहीं था कि न्यूट्रॉन्स क्या है। थोड़ी देर बाद बताऊंगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, and these are also called nucleons. न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो। सो A is the total number of protons plus neutrons. Z is only the number of protons. So if somebody wishes to find out कि कितने न्यूट्रॉन हैं न्यूक्लियस में, तो कैसे फाइंड किया जा सकता है? कैसे फाइंड करेंगे? डोंट यू अग्री कि द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वुड बी द टोटल मास नंबर माइनस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? यस सर, अग्रीएबल? Yes, sir. वेरी वेल। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, thus the number of neutrons inside the nucleus is, we'll call number of neutrons as n, is mass number minus atomic number. So number of neutrons, lovely notation. So n is A minus Z. Let us take an example. For example, if I take an element, say 92 uranium 238, क्या पता चला आपको इस नोटेशन में से कि ये U stands for what? U stands for the element which is called uranium. एटॉमिक नंबर कितना है? 92। मास नंबर कितना है?
238. Now, if somebody wants you to find the number of protons, the number of electrons, the number of neutrons, how would you go about it? So, number of protons is same as the number of electrons always, because I'm sure you know protons are positively charged, उनका चार्ज होता है प्लस ई, electrons are negatively charged, charge होता है माइनस ई. As a result, the total charge on the nucleus, अगर एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब Z प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में, हर एक का चार्ज है प्लस ई. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? प्लस ZE. Z इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक का चार्ज है माइनस ई. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स? माइनस ZE. एंड एज अ रिजल्ट, व्हाट डू यू थिंक would be the total charge of the atom? Plus ZE minus ZE, total would be 0. And an atom is electrically neutral. चाहे वो थॉमसन की एक्सपेरिमेंट हो या रदरफोर्ड की या बोर की या किसी की भी, इतना बात समझ में आया है कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज इक्वल टू Z. तो कितने Z कितना है? 92 है ना. मैं यहां पे बाजू में उसका सिंबल लिख देता हूं, Z यहां है A. सो 92. एंड सपोज समबडी आस्क्स यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या कीजिएगा? A माइनस Z. A कितना है? 238 माइनस 92, 146. Agreeable? So this is how you go about finding, छोटे छोटे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इसमें कितने न्यूट्रॉन है, फाइंड आउट करो. Pretty simple, pretty basic, but this is how you go about it. Now let's move forward. अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन वगैरह कैसे फाइंड करना है उसे पता चल गया. अब हम थोड़ा मास की बात करते हैं. न्यूक्लियर मासेस, मास ऑफ प्रोटॉन बीटॉन क्या है, किस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास. इसके लिए किलोग्राम, एवरीबॉडी नोज मास के लिए किलोग्राम इज अ वेरी गुड यूनिट. बट इन सच केसेस, in order to represent masses of such small particles, kg is a very big unit. तो kg से आपका काम पूरी तरह सफल नहीं होगा, तो एक नई यूनिट डिफाइन करने की जरूरत आन पड़ी है. इस यूनिट को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, डिनोटेड एज AMU or simply U. So new topic is called atomic mass. So as I said, kg is a very big unit, वो यूज नहीं होती है, तो हम एक नई मास, नया यूनिट फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. उसको डिनोट करते हैं हम 1 AMU से. 1 AMU which is atomic mass unit, or simply 1U. You can call it 1 unit. Yeah, unified mass, whatever you want to call it. But this is what it is. Now, let's first define what is 1 AMU. And value भी find out करते हैं. The 1/12th part of the mass of an unexcited carbon atom, I'm sure you know C12 होता है, carbon atom, is called 1 unit, या 1 AMU. And we have a value, we absolutely have a value. 1 unit is equal to 1.660549 something 39. इतना सारा बड़ा यूज नहीं करने का रहता, पर सिर्फ मैं पूरा दे रहा हूं आपको. into 10 raised to minus 27 kg. So a very important unit, 1.660539. You can confirm that in your textbooks also. Into 10 raised to minus 27 kg. This is 1U. And इसी तरह हम चीजों के masses U में find out करने की कोशिश करते हैं. चीजों के मास कैसे फाइंड होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है. तो एटॉमिक masses are measured using a mass spectrometer. Atomic masses are measured
by a mass spectrometer. It's a device which is used to measure atomic mass. And ऐसे करते करते हमने अलग अलग चीजों के मास फाइंड किए. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू द मास ऑफ क्लोरीन is 35.47 U. Chlorine का mass, if I am not mistaken, chlorine का mass is 35.47 U. Correct me if I am wrong. Am I 35.46 U? Sorry, my mistake. 35.46 U. मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हमने ये चीज का मास फाइंड किया है. नाउ लेट दिस रिमेन. इस मोमेंट पे एक नई चीज का आगाज करने जा रहा हूं. जब हम चीजों को अपने ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं तो देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी फाइंड एक ही जैसी बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी डिफरेंस है उनमें. वन ऑफ द फर्स्ट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स विच आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज आइसोटोप्स. अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया. दूसरे भी हैं, आइसोबार है, आइसोटोन है, बट दैट लेटर. फर्स्ट विल टॉक अबाउट आइसोटोप्स. आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स पोजिशन. सो सेम पोजिशन किसमें? सेम पोजिशन पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल में सेम पोजिशन ऑक्यूपाई करने वाले बट अलग अलग मास नंबर दिखाने वाले एलिमेंट्स, उनको कहते हैं आइसोटोप्स. So they have same atomic number but different mass number. सेम एटॉमिक नंबर है तो पोजीशन पीरियोडिक टेबल में सेम ही रहेगा, बट मास नंबर अलग अलग है. लेट्स गिव यू एन एग्जांपल. आई एम श्योर यू नो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स 1H1, 1H2 and relatively very less found 1H3. This is hydrogen, this is heavy hydrogen which is called deuterium, and this very heavy hydrogen which is called tritium. अब जैसे मैंने क्लोरीन के मास की बात करी, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स हैं. ऑल्सो क्लोरीन का आइसोटोप एक है 36 एंड दूसरा है 39. बराबर है. क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक का मास नंबर है 36, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या 35 एंड 37, या 35 एंड 37, नॉट 36 एंड 39, 35 एंड 37. ओके, सो 35 एंड 37 ये मास नंबर है क्लोरीन की दो आइसोटोप के. अच्छा, तो जब ओरिजिनल फॉर्म में क्लोरीन मिलता है ना, तो ओरिजिनल सपोज 100% ओरिजिनल क्लोरीन है, उसमें से ये 35 मास नंबर वाले का परसेंटेज है 75.4. 75.4% ये है, एंड 24.6% ये है. बाकी कुछ नहीं है ना, तीसरा कोई नहीं है ना, तीसरा नहीं है, दो ही है. So 75.4% 35 क्लोरीन है एंड 24.6% 37 क्लोरीन है. तो सर हाउ डू वी, तो ये जो मास दिखा रहा है हमको, ये किसका दिखा रहा है? इसका बता रहा है कि इसका बता रहा है? न इसका बता रहा है, न इसका बता रहा है, इनके कॉम्बिनेशन का बता रहा है. सर कॉम्बिनेशन का वर्कआउट कैसे करेंगे? ओके, सबसे पहले ये 35 क्लोरीन का मास हमने स्पेक्ट्रोमीटर में फाइंड किया ना, तो इट वाज 34.98 U. 34.98 U. एंड 37 का फाइंड आउट किया तो इट वाज 36.98 U. सो एज यू कैन सी 35 क्लोरीन का 34.98, 37 क्लोरीन का 36.98, ये दोनों में से कोई भी ये नहीं है. मैं सब कुछ इसके साथ कंपेयर कर रहा हूं भाई. क्लोरीन इन ओरिजिनल फॉर्म न इसके जैसा है न इसके जैसा, कुछ अलग ही है. तो सर कैसे करेंगे अपने भाई? जब तुमको मास फाइंड आउट करना है ना, आई थिंक आई टेक दिस. कैन यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ 1 U? 1.660539 प्लीज. डन.
Okay. So now let's experimentally find the mass of chlorine. You are ready to calculate? Okay. So the mass of chlorine is obtained as, mass. भाई पहले जो आइसोटोप है उसका मास कितना है? 34.98 यू. सो 34.98 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है वो? 75.4 प्लस अब दूसरे वाले का मास कितना है? 36.98 एंड कितना परसेंटेज है उसका? अपॉन टोटल परसेंटेज और में कितना होता है? 100%. So if you are calculating this, might as well do that. 34.98 into 75.4, how much does that come out to be? Two. 637.492. And how much does this come out to be? 36.98 multiplied by 24.6. 909.708. Add both of them and divide by 100. 2637.492. 35.47. Did you see that? हमने इंडिविजुअली करके देखा तो हमारा मास 35.47 आया, which is quite near to the experimentally obtained mass of 35.46. Look at this and look at this. So this mass is nearly same as that obtained by mass spectroscopy. So this is how the isotopes are, found out, and the exact mass of any element can be found out using its various isotopes. तो ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल है, बाकी यूरेनियम के भी आइसोटोप्स है. 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 236 which is unstable, 92 यूरेनियम 238 which is obtained in the ore. तो this is what it is. और अच्छा अगर आप इसको भी देखें, आपको पता है इन तीनों, अच्छा दिस इज नॉट नेचुरली अवेलेबल, दिस इज नॉट नेचुरली अवेलेबल, ये हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं. पर इन दोनों में आपको पता है 1H1 का परसेंटेज कितना है? करीबन 99.985%. हाइड्रोजन में 1H1 का परसेंटेज 99.985% है, बाकी 0 पॉइंट समथिंग इसका परसेंट है. सो इसकी वैल्यू बहुत कम है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है. अच्छा मैंने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट की, आपको पता है हाइड्रोजन में. अच्छा कैन यू टेल मी 1H1 का मतलब क्या है? कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? एक प्रोटॉन. कितने न्यूट्रॉन? 0 न्यूट्रॉन. और कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन. एंड इसका मास, अच्छा कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? कैन आई टेक एवरीथिंग ऑफ? इज दिस अग्रीएबल? 34.98 यू 75.4%. अच्छा हमने जब हाइड्रोजन का मास फाइंड आउट करा ना, तो मुझे हाइड्रोजन का मास मिला 1.00783 यू. कितना मिला? 1.00783 यू. Are you all writing it down? I'm going to write it down. Don't worry about that. So for 1H1, for 1H1, and अब मैं प्रोटॉन का मास फाइंड करने जा रहा हूं. अभी आपने मेरे को समझाया कि 1H1 में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं. ओके, सो द मास ऑफ 1H1 is found to be
1.00783 U, 1.00783 ही है ना, इसमें बहुत U में बहुत झोल होता है, कंफर्म करना हमेशा अच्छा है। 1.00783 U सही है भाई। एंड जैसे आपने मेरे को बताया कि इन 1H1 there is one proton and one electron। तो अच्छा, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ यू, we'll call it Me, 0.00055 U। अब ध्यान से देखो, 1H1 के एटम का मास है 1.00783 U, इलेक्ट्रॉन का मास है 0.00055 U। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होगा? 10 मास ऑफ अ प्रोटॉन। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया कमिंग अप। Shouldn't it be the mass of the total atom minus the mass of an electron? Is this agreeable? The mass of a proton, 1H1 में एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, और टोटल मास है 1.00783 U। एक इलेक्ट्रॉन का मास है 0.00055 U। तो इसमें से मैं इसको माइनस करूं, shouldn't I get the mass of a proton? Anybody trying to find out the mass of a proton? 1.00727 करीबन यूनिट। चेक इट आउट प्लीज। 1.00727 U। This is the mass of a single proton in terms of units। Alright? And अगर तुम उसको kg में कन्वर्ट करना चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो kg में कन्वर्ट कर लो। U की वैल्यू तो आपको पता है ना, 1.6605, तो उसको मल्टीप्लाई करके 1.67262 कंफर्म करें कृपया। 1.67262 है भैया आंसर, 1.67262 सही है भाई, एकदम सही है बाबूजी। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज द मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। ये बहुत जरूरी है, पूरे चैप्टर में इसको भतेरी बार यूज करेंगे। भतेरी इज गॉड नोज व्हाट। ओके, तो ये हो गया आइसोटोप्स का बात। फिर बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसो मतलब सेम, बार मतलब मास नंबर। सो एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर but different atomic numbers are called isobars. One of the best example that comes to my mind is 1H3 and 2He3. 2He3 is an isotope of helium and 1H3 आपको पता है ट्रीटियम। कैन यू सी दोनों के एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट मास नंबर दोनों के सेम है। इसका भी 3 है, इसका भी 3 है। सो दिस इंडिकेट्स द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, हेवी हाइड्रोजन and isotope of helium is same. So these are called isobars. And lastly, I have another thing which are called isotones. And मैं हमेशा इस तरह याद रखता था, टोन न मतलब न्यूट्रॉन्स। So elements having different atomic number, different mass number, different atomic numbers and different mass numbers, but same number of neutrons are isotones. All right, so these are isotones. Example that comes to my mind, मतलब ध्यान से आपने देखा आइसोटोन में
मास नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर अलग है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब उनका a माइनस जेड सेम है, उनकी वैल्यू सेम है. द एग्जाम्पल दैट कम्स टू माई माइंड is 79 gold 197. I think 79 is the atomic number, 197 is the mass number, and 80 mercury 198. If you carefully see this, तो इसका 197 है, इसका 198 है, इसका 79 है, इसका 80 है, दोनों के एटॉमिक नंबर मास नंबर बिल्कुल अलग है. बट 197 माइनस 79, इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 197 माइनस 79. एंड इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 198 माइनस 80. सो 197 माइनस 79, आई थिंक दैट्स 118. बराबर 118 न्यूट्रॉन्स इसमें. 198 माइनस 80, 118 न्यूट्रॉन्स इसमें भी. सो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज सेम. सो दीज आर आइसोटोन्स. These are isobars. और आइसोटोप्स के तो दर्शन आपने ऑलरेडी कर लिए हैं. 1H1, 1H2, 1H3 वो सब आइसोटोप्स है. क्लोरीन का भी आपने देखा. सो these are isobars and these are isotones. Let's move on and let's talk about the discovery of the neutron. You know, ये अभी तक हमने इतनी सारी बातें कर ली, न्यूट्रॉन क्या है ये वो, बट 1932 के पहले यह अंदाजा था ही नहीं कि प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियस में कोई और भी हो सकता है. सिंपल. क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज है बट न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है. एज अ रिजल्ट नाउ प्रोटॉन का चार्ज है, पॉजिटिव है, हमको अंदाजा आया तो हमको पता चला ये प्रोटॉन है. बट न्यूट्रॉन तो उसका कोई चार्ज ही नहीं है. तो हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस of the neutron? So discovery of the neutron was done in 1932 by Chadwick. Chadwick और कैवेंडिश दोनों सी से ही चुलो होते तो दिक्कत हो जाती थोड़ी. जेम्स कैडविक. ओके, 1932. तो सर उनको आइडिया कैसे आया होगा बताता हूं. कैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट. अब जैसे 1H1 हाइड्रोजन की जो 3 आइसोटोप हैं, 1H2 एंड 1H3, आपने देखा इन सब में ये एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, मतलब 1. सब में एक ही प्रोटॉन है. इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन, इसमें भी एक प्रोटॉन. पर जब मैं मासिस का रेशियो लेता हूं, हैव masses in the ratio of 1:2:3. 1:2:3 मास का रेशियो है. प्रोटॉन सब में एक ही है और इलेक्ट्रॉन में इतना सारा मास नहीं है. तो इसका मतलब है प्रोटॉन के अलावा न्यूक्लियस में कुछ और भी है जिसका मास प्रोटॉन के नियरली सेम जैसा है, बट उसमें कोई चार्ज नहीं है. तो यहां से यह अंदाजा आया कि देयर इज समथिंग. दस इट वॉज सीन दैट अपार्ट फ्रॉम प्रोटॉन्स देयर इज सम न्यूट्रल मैटर, सम अदर पार्टिकल्स inside the nucleus which is electrically neutral. तो यहां से शक होना शुरू हुआ. एंड शक यकीन में तब बदला जब कैडविक ने यह देखा कि बॉम्बार्डमेंट अल्फा पार्टिकल्स के द्वारा जब बेरिलियम का करते हैं तो उसमें से कुछ न्यूट्रल रेडिएशन निकलता है. नाउ इनिशियली ये सोचा गया कि वो न्यूट्रल रेडिएशन फोटॉन्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. बट इफ दे वुड हैव बीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो उनकी एनर्जी काफी हाई होनी चाहिए थी और इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी हाई नहीं थी. दैट इज द प्राइम रीजन व्हाई कैडविक सेड दैट ये पार्टिकल फोटोन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है. इट इज समथिंग विच इज अ पार्टिकल विच हैज मास बट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एंड दस
he named that neutral particle as neutrons. All right, so these are, ये इसके पड़ोसी है, प्रोटॉन के पड़ोसी है, ये एक ही न्यूक्लियस में रहते हैं, दोनों संगे संगे साथ साथ रहते हैं, और मास भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. The mass of a proton, I'm sure you saw just now, 1.00727 U. Mass of a neutron has been found out to be 1.00833 U. बस थोड़ा सा फर्क, ज्यादा नहीं, इसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं कहते. So mass of a neutron and आपको ये सब याद रखना पड़ेगा बिल्कुल. Mass of neutron is 1.00833 U. 83 अकेला है या 833 है? आई एम नॉट रियली श्योर. 833 है शायद. 866, सॉरी, नॉट 833, 866 U. बराबर. सो 1.00866 U. एंड 1.00866 को मल्टीप्लाई करो 1.6605 के साथ, तो यू गेट 1.6749 इंटू 10⁻⁻27. मास ऑफ प्रोटॉन वॉज 1.0727 U, जिसका मास केजी में लिखो तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 केजी था. एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00866 U, this is 1.6749 into 10⁻⁻27 kg. So it is a bit heavier than the proton, but electrically neutral. It possesses mass, but is electrically neutral. So it is electrically neutral. वैसे तुम ये भी मुझसे पूछ सकते हो कि सर, ये न्यूट्रॉन होने का खास कारण कोई था? कुछ काम तो है नहीं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है बेचारा. पहला तो न्यूट्रॉन है तो आइसोटोप्स पॉसिबल हुए. अगर न्यूट्रॉन ही नहीं होते तो आइसोटोप्स का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था. एंड दूसरी बात, आप ये भूल जाते हो कि इफ सिर्फ प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो प्रोटॉन्स की वजह से जो रिपल्शन होता है उसको काउंटर करने के लिए अट्रैक्शन कहां से लाओगे? सो न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड अट्रैक्शन. उनके भी अंदर क्वार्क्स होते. डिस्कशन वगैरह आराम से करेंगे, नॉट एन इशू राइट नाउ, बट प्लीज जॉट दीज टू थिंग्स डाउन एंड वी शैल मूव फॉरवर्ड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. आप इतना लिख लो. ओके, वी आर गुड. ओके, लेट्स गो ऑन and talk about the size of the nucleus. कितना बड़ा है? वैसे तुम बोलोगे मेरे को सर 10⁻⁻15 पता तो है अपने को, बट वो तो नियरली है. बट सपोज आई वुड लाइक टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूक्लियस ऑफ एनी एलिमेंट. इज देयर एनी क्वांटिटेटिव इक्वेशन विच टेल्स मी हाउ टू फाइंड आउट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस? यस, देयर इज एन इक्वेशन विच टेल्स अस व्हाट can be the size of the nucleus of any element having a certain mass number or having a certain difference. तो इधर से ये इक्वेशन देने वाला हूं मैं आपको, जो रेडियस का इक्वेशन हम यूज करेंगे बहुत सी जगहों पर. सो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, पहले थोड़ा समा बांध लेता हूं. हमने जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट किया तो वी सॉ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इफ यू रिमेंबर, दिस वाज द न्यूक्लियस एंड दिस वाज द सेंट्रल लाइन, एंड ये अल्फा पार्टिकल हेड ऑन जा रहा था और यहां से 180 डिग्रीज वापस घूमा. एंड हमने ये देखा कि जहां से वो रिटर्न आता है, तो उस पॉइंट पे, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, at this point P, at point P, the kinetic energy of the alpha particle, you know this idea quite well, is equal to the potential energy of the nucleus and alpha particle pair. हमने 5.5 MeV का alpha particle भेजा था, and उसका distance of closest approach ये 1/4πε0 ZE 2E by D. For
5.5 MeV alpha particle energy, alpha particle, आई थिंक हमने कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच करीबन करीबन 4 इंटू 10⁻⁻14 मीटर था। तो इसका मतलब यह है कि ये न्यूक्लियस को टच तो नहीं किया होगा, तो न्यूक्लियस की साइज करीबन 10⁻⁻14 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में ही रहेगी। हम अगर इसकी एनर्जी बढ़ाते जाते, सपोज इस काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाता जाऊं मैं, तो डू यू अग्री वो और नजदीक जाएगा और नजदीक जाएगा और नजदीक जाएगा पलटने से पहले। एंड पर बहुत ज्यादा नजदीक भी भेजोगे ना, तो इसके स्कैटरिंग में अलग अलग फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस का भी हमको इंक्लूजन करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट वी डोंट डू दैट, बट हमने अलग एक्सपेरिमेंट्स की बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स which are scattered, which will be scattered. The radius, the size of the nucleus can be found, and it was found that the radius of the nucleus, equation coming up people, R is equal to RO A raised to 1/3. Can you see this? The radius of the nucleus R is equal to RO A raised to 1/3, where RO is a constant and जिसकी वैल्यू है 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर, and A is your mass number of the element. Okay, so A is the mass number of the element, उसका क्यूब रूट लेने का, मल्टीप्लाई बाय RO, RO is a constant, इसकी वैल्यू 1.2 into 10⁻⁻15 मीटर है। इसी मौके पे मैं आपको बता दूं कि 10⁻⁻15 मीटर is also called 1 femtometer, femto is 10⁻⁻15 meter, is also called 1 Fermi, okay, after the great Enrico Fermi. So 10⁻⁻15 meter can be called 1 femtometer, or also it can be called 1 Fermi. The size of the nucleus is typically 2 Fermi, 3 Fermi, and so on and so forth. So 10⁻⁻15 meter का मतलब है 1 Fermi. Now if I would tell you the density of the nucleus, ये भी एक बहुत ही बढ़िया डेटा है। The density of the nucleus, you will be surprised to know that it is around 10⁻17 kg per meter cube. Do you understand the number? The density of the nucleus is nearly of the order 10⁻17 kg per meter cube. And for comparison, I will tell you that the density of water, I'm sure you know, is 10⁻3,000 kg per meter cube. So कहां 10⁻3 पानी का और कहां 10⁻17 न्यूक्लियस का? My God. So the density of the nucleus is nearly 10⁻14 times the density of water. A very important data. Density of nucleus is करीबन 10⁻14 times the density of water. याद रखिएगा। अच्छा, डेंसिटी की बात चल ही रही है, तो आई थिंक डेंसिटी फाइंड आउट करें। चलो, लेट्स फाइंड आउट द डेंसिटी। भाई, कीप दिस इक्वेशन इन माइंड, R is equal to RO A raised to 1/3. I hope you've jotted it down because I'm going to use that simply. Let's find the density of a nucleus. कोई एक एलिमेंट अज्यूम करते हैं और उसका डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। लेट अस सी। So consider an element having atomic number Z, mass number A. Consider element बराबर
एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A को एक ही सिंबल में लिख दिया, ZXA, Z एटॉमिक नंबर हो गया, A मास नंबर हो गया। ओके, टेल मी, न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स होंगे? Z की A है ना, Z तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, A is the total number of protons and neutrons. So how many nucleons? So number of nucleons, कितने न्यूक्लियस में पार्टिकल्स हैं? A. Let mass of each न्यूक्लियन, मैं फिलहाल दोनों को सेम ही कंसिडर कर रहा हूं, क्या प्रोटॉन क्या न्यूट्रॉन, सबको एम ही कंसिडर कर रहा हूं। सो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ladies and gentlemen, everybody knows, I think, density is mass upon volume. Now, if there are A nucleons in the nucleus and हर एक का mass है m, so what will be the total mass of the nucleus? Isn't it m into A? M is mass of each particle, A is the total number of particles. And nucleus is a sphere जिसका रेडियस है r, then what is the volume of the nucleus? 4/3 pi r cube. Okay, this much is good enough. Now I think everybody knows right now that r is equal to rho, a raised to 1/3. So density rho is ma. अच्छा, ये 3 को ऊपर चढ़ा दूं, बेचारा कब से नीचे रो रहा है। 4 pi and r की जगह ro, a raised to 1/3, the whole cube. Let's open brackets. What am I going to get? 3ma over 4 pi ro cube. अच्छा, a raised to 1/3 into 3, तो 3 कट, क्या बचा? a. If you're looking carefully, ऊपर से a, नीचे से a कट, so your density comes out to be 3m over 4 pi ro cube. If you notice carefully, इस पूरे इक्वेशन में m is the mass of each nucleon जो कांस्टेंट होता है, ro भी कांस्टेंट है। In short, 3m over 4 pi ro cube, it's constant. The density of the nucleus does not depend on the mass number of the element. Can you see this? So density does not depend on mass number A. If I am not mistaken, this is numerical 21. शायद, जस्ट मैं कंफर्म कर लेता हूं, शायद वही है, numerical 21 ही है शायद। Yes, this is numerical 21, no doubt, no doubt. मैं सोचा पहले न्यूमेरिकल करा देते, फिर आपको बताया था कि ये न्यूमेरिकल नंबर 21 ही है। सो इस तरह हमने न्यूमेरिकल 21 को संपन्न किया। ओके, अच्छा, मैं न्यूमेरिकल 11 भी करने जा रहा हूं, पेज नंबर 463, पेज नंबर 463 पे न्यूमेरिकल नंबर 11 है, एंड संगे संगे ही कर लेते हैं इसके। लेट्स सी क्या होता है। ओके, what have they asked us in numerical number 11? They have asked us that obtain approximately the ratio of the nuclear radii of the gold isotope. Gold isotope कितना है? 79 AU, aurum 197, and कहा गया दूसरा सिल्वर 47 AG 107. Okay, now इसका रेडियस लेट अस कॉल इट R1, इसका रेडियस लेट अस कॉल इट R2। तो हमको R गोल्ड ओवर R सिल्वर मांगा है। कुछ भी करने से पहले हम जानते हैं R इज इक्वल टू RO a raised to 1/3. So for gold, RAU is RO. भाई गोल्ड का मास नंबर कितना है? 197 का क्यूब रूट,
and for silver, Rag is Ro तो दोनों में सेम है. सिल्वर का मास नंबर कितना? 107. भाई डिवाइड करें दोनों को, and if you are dividing nicely, you will notice Ro goes away. So this is 197 by 107 का cube root. How much is 197 by 107? 1.84112. 1.8411 का क्यूब रूट. अब या तो तुम क्यूब रूट का एक आइडिया ले लो, इसका आइडिया ले लो, या फिर आप लॉगरिथम्स यूज कर लो. एंड लॉगरिथम्स भी यूज करो या कोई भी आइडिया यूज करो, इसका करीबन आंसर आएगा 1.23. आप इसका 1.23 इंटू 1.23 इंटू 1.23 करके you will be able to find that it is same as this. You can use logs, you can use your calculator, but this is how the answer is found out. Anybody wants me to find कि सर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? Anybody? कि क्यूब रूट निकाल के दिखाओ. People, say something. Would you like to find out how cube root is taken? Okay, निकालूं? Okay. लॉग बुक ले ले भाई. शायद भूल गए हो, काफी टाइम हो गया क्लॉक निकाले हुए, तो फिर से एक बार याद कर लेते हैं किस तरह निकालने का. इसलिए मैंने जगह खाली कर दी, कंफर्म कर लेंगे इस चीज को. नाउ इसको टिप में डालते हैं. 1.8411 का क्यूब रूट विल बी एंटी लॉग, ये 1/3 आगे आ गया, 1/3 लॉग 1.8411. नाउ इफ यू हैव अ लॉग टेबल रेडी, 18 का 4 और 1 निकालिए जरा. डेसिमल के आगे 1 डिजिट, तो 1 - 1 इज 0. नहीं, ये साइन दे उसके. जस्ट अ मोमेंट, ये रहा. या लोगैरिथम्स, ये एंटी लोगैरिथम्स है. 18 का 4 और 1, 18 का 4 और 1, 2650. चेक दैट आउट. इज दैट ट्रू? लोगैरिथम्स में 18 का 4 एंड 1 इज 2650, है ना? Yes, sir. एंड अब 3 से डिवाइड करो. 0.03 6 3 7 3 8 3 8 24 and 3 8 24 again and 3 3 9. Okay, and ये मेंटीसा 10 raised to 0. 0 8 का 8 और 3 एंटी लॉग्स. 0 8 का 8 और 3, 1226. check. Yes, sir. So 1.226 into 10 raised to 0 is 1.226, which can be करीबन written as 1.23. चेक करें कृपया. ओके, डेंसिटी वगैरह देखने के बाद let's go to a very important idea now, which is, everybody knows this, Einstein's mass energy equivalence. Well, Einstein was not the first guy to understand that mass can also give energy, but yes, he was the first guy to give us a very, very beautiful equation to illustrate this aspect. So Einstein gave a very lovely equation to give us a connection between mass and energy. He said E is mc square. So if mass m is converted into energy, then that energy would be given as E is equal to mc square, where m is the mass and c is the speed of light in vacuum. Okay, so E is equal to mc square is going to be a very, very important idea
फॉर अस, हमको यही इक्वेशन बहुत सी जगह पे सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सी जगह पे यूज करना पड़ेगा। एंड लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसका काम क्या है। वेल, जब भी तुम कोई भी चीज को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, चाहे कोल हो या कोई भी चीज हो, तो हाउ मच एनर्जी वुड यू गेट? वाटर जलाते हो या कुछ भी करते हो, तो दिस इज द इक्वेशन दैट यू हैव टू यूज in order to find out the value of energy. So keep this in mind. And utilizing this, I am going on to a very important topic which is called binding energy. अब ये सर binding energy क्या है भाई? अच्छा, let me take it this way. Suppose कोई न्यूक्लियस है, कोई एटम है, कोई एलिमेंट है जिसका एटम है, एंड मैंने 10 प्रोटॉन डाले, 10 न्यूट्रॉन डाले और न्यूक्लियस बनाया। डू यू अग्री, एंड एवरीबडी वुड अग्री, दैट द टोटल मास ऑफ 10 प्रोटॉन्स प्लस द टोटल मास ऑफ 10 न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द न्यूक्लियस। पर जब वो 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बना और मैंने उसको मेजर किया, तो ये न्यूक्लियस का मास 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन के टोटल मास से थोड़ा सा कम निकला। सर ऐसा कैसे हो गया? ये कहां गया इतना सारा मास? जो थोड़ा आपको कम मिला वो मास गया कहां? वेल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उस मास को ढूंढते ढूंढते हम यहां पहुंचे हैं। ओके, लेट्स से कंसिडर अ न्यूक्लियस हैविंग Z number of protons, Z number of protons, which is its atomic number, and N number of neutrons. And I'm assuming here everybody knows N is equal to A minus Z. So, total mass of the constituents of the nucleus, total mass of the nucleons, Z protons है, हर एक प्रोटॉन का मास mp, n न्यूट्रॉन्स है, हर एक न्यूट्रॉन का मास mn। तो व्हाट शुड बी, अच्छा n की जगह आप a माइनस z भी लगा सकते हो, नॉट एन इशू। तो z mp, दिस इज द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स, प्लस a माइनस z mn, this is the total mass of the neutrons. So total mass of protons zmp, total mass of neutrons a minus zmn. Everybody is happy? Yes. Should be this much. Measured using the mass spectroscopy, the mass of the nucleus was found to be, let us call it m. Okay, and we see that this zmp plus a minus zmn is greater than m। मतलब सपोज ये हो गया 10 किलो, तो ये है 9.8 किलो। मैंने 5 किलो प्रोटॉन 5 किलो न्यूट्रॉन मिला करके, 5 किलो प्रोटॉन प्लस 5 किलो न्यूट्रॉन कितना होना चाहिए? 10 किलो। तो मैंने दोनों को मिलाया तो मुझे 10 किलो न्यूक्लियस मिलना चाहिए ना। पर मैंने जब मेजर किया तो न्यूक्लियस का मास आया 9.8 किलो। कितना मास कम हुआ? 10 minus 9.8. This difference in mass, this difference in mass is called mass defect. क्या नाम है उसका? मास डिफेक्ट, and denoted as delta m. So let me give you an equation for delta m. Delta m, lovely equation, zmp plus a minus zmn, which was the total mass of the nucleons, minus the mass of the nucleus. Now you will say, okay sir, no problem, समझ में आ गया। 10 किलो में से 9.8 किलो को माइनस किए तो आपको मास डिफेक्ट मिला। पर $1 मिलियन क्वेश्चन तो अभी भी वही है, प्रश्न अभी भी वही अटका है। 0.2 किलो गया किधर?
भाई लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इसका पर्दाफाश कर देंगे। ये जो 10 kg माइनस 9.8 kg है, जो 0.2 kg है, दैट मच मास हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एनर्जी using this equation, and that energy is used to hold the nucleus intact. इतनी एनर्जी से न्यूक्लियस हेल्ड है, पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल सकते। और आप जब इतनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करोगे तब आप न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स को अलग अलग कर पाओगे। दिस एनर्जी ड्यू टू द मास डिफेक्ट इज कॉल्ड binding energy of the nucleus. So ladies and gentlemen, binding energy का बहुत ही लवली आइडिया आ गया आपके सामने। मैं इसको उड़ा देता हूं, आइंस्टाइन को बाय बाय नहीं कह सकते, क्योंकि आइंस्टाइन के इक्वेशन को सदा सर्वदा यूज करते रहना है हमें। तो लेट अस से, अब यहां से लिखेंगे दिस मास डेल्टा एम हैज बीन कन्वर्टेड into energy, एनर्जी लिखा जाएगा यहां पे, which is used to hold the nucleus tightly intact and is called binding energy. वाह सर, इक्वेशन दे दो दे दो दे दो, दे देते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन पे से खिदमत है, ये उड़ा रहा हूं मैं क्योंकि वो सब तो पता चली गया वहां पे। सो डोंट वरी, एग्जांपल भी लेंगे, बगैर एग्जांपल की तो कोई बात ही नहीं होती। सो ई बी इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर बाइंडिंग एनर्जी। एज आई सेड, अच्छा, व्हाट आई वांट यू टू डू इज I want you to write this much, this delta m. I want you to write EB is delta m into c square, and let's take an example. बराबर, just do it. एक example लेते हैं। 8 oxygen 16 का example लिया जाएगा। Okay, 8 oxygen 16. I hope your devices are ready. Okay, can I take this off now? Okay. Yes, sir. Okay. And now I think you are ready. आपको इतना अंदाजा आ गया है कि ये बाइंडिंग एनर्जी क्या है, और इतनी एनर्जी सप्लाई करोगे तो न्यूक्लियस फूटेगा और सारे पार्टिकल्स अलग थलग हो जाएंगे। बट हाँ, एक बात बता दूं आपको, ये जो न्यूट्रॉन है ना, प्रोटॉन शायद स्टेबल होगा, बट न्यूट्रॉन इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट फ्रीली अवेलेबल। न्यूट्रॉन तुम बाहर निकालो न्यूक्लियस के, वो न्यूट्रॉन सदा सर्वदा नहीं रहेगा, उसका डीकेइंग का टाइम 1000 सेकेंड है। जैसे ही टाइम आ जाएगा ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड रिएक्शन चेंज हो जाएगा। सो न्यूट्रॉन इज नॉट फ्रीली अवेलेबल लाइक एनीथिंग, हाँ चल मिल गया, ले न्यूट्रॉन ले, ऐसा नहीं। वो न्यूक्लियस के अंदर ही सुरक्षित रहता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन रहता है। बाहर आता है तो बेचारा अडेप्ट नहीं कर पाता सिनारियो को, तो वो चेंज हो जाता है। सो याद रखिए, न्यूट्रॉन इज नॉट टोटली स्टेबल, इट इज अ बिट अनस्टेबल, cannot exist in free state for long. Okay, so as I was saying, I'm taking an example. 8 oxygen 16. भाई सबसे पहली बात, 8 oxygen 16 कितने प्रोटॉन? 8. And what would be the total mass of the protons? हर एक का मास 1.00727 U. So can someone put their calculators in order and help us to find out कितना मास होएगे? प्रोटॉन्स का मैंने निकाल दिया यहां पे 8.058164. ओके, कंफर्म दिस। कितने न्यूट्रॉन्स? 8, तो 8 इंटू 1.0866 U, which is 8.06928 U. अच्छा, इलेक्ट्रॉन भी बता ही दो, कितने इलेक्ट्रॉन है? वांदा नहीं बता रहे हो यार। एंड हर एक इलेक्ट्रॉन का मास 0.00055, तो आई थिंक इसका मास होगा 0.0044। ये U है, इसको गलती से 4 मत समझ बैठिएगा, थोड़ा दूर लिखते हैं।
ये दूरियां। ओके, अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स? एनीबडी हेल्पिंग मी आउट? न्यूक्लियस में कौन कौन है? 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। सो 8.058164 प्लस 8.06928, एनीवन? 16.12744. check it. Okay, now experimentally mass spectroscopy से the mass of 8 oxygen 16 atom found experimentally, मेरे पास डेटा है उसका, 15.99493 U ये पूरे एटम का है। सो न्यूक्लियस का मास फाइंड करने के लिए, सो मास ऑफ 8 oxygen 16 nucleus, isn't it mass of atom minus the mass of electrons? Do you agree? सही है ना? Mass of the nucleus is mass of atom minus mass of electrons. तो 15.99493 minus, what is the mass of the electrons? 0.0044. Anybody is doing this? 15.99053 U. I think सब बातें सेल्फ एविडेंट है यहां पे। टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियन 16.12744 U। थियोरेटिकली इतना होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के जरिए, तो मास ऑफ द न्यूक्लियस इज 15.99053 U। सो व्हाट इज द मास डिफेक्ट हियर? डेल्टा M, which is ZMP plus A minus ZMN, जो कि ये है पूरा माइनस M। यही है ना ZMP, ये ZMP है, ये A minus ZMN है, इन दोनों का ऐड किया ये है। सो 16.12744 minus 15.99053, 0.1 something, 0.13691। Yes, sir. लेट मी चेक कितना है। 13691, क्या बात है 0.13691 U। वाह, हमने बैठे बैठे 8 ऑक्सीजन 16 का मास डिफेक्ट फाइंड कर लिया। बैठे बैठे फाइंड तो कर लिया, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है हमको। ओके, नाउ इस चीज को फाइंड करने के लिए, ओके, ये प्रोसेस समझ में आ गया किस तरह करना है। सबसे पहले मास ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करोगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करोगे, उन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा, जो ये है। फिर अगर आपको एटम का मास दिया हुआ है, जो कि यूजुअली दिया होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स का मास माइनस करके आपको मास ऑफ न्यूक्लियस मिल जाना है। इसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस को माइनस करो, you will be getting mass defect. So what I suggest is ये 0.13691 U को कहीं जॉट डाउन कर लो। We are going to use it जब हमको बाइंडिंग एनर्जी ऑक्सीजन की फाइंड करनी होगी। Right now I am not going anywhere. I am looking at illustration 3. Are you looking at illustration 3, please? Are you? मैं सिर्फ इतना ही उड़ाऊंगा, मैं ज्यादा नहीं उड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस चीज को भी इलस्ट्रेशन 3 में यूज करना है। सो इलस्ट्रेशन 3, इट सेज, व्हाट डज इट से? इट सेज find the energy equivalent of one atomic mass unit, first in joule and then in MeV. Using this, express the mass defect of
8 ऑक्सीजन 16 इन MEV पर C स्क्वायर। ओके भाई, आई एम रेडी। सबसे पहले एनर्जी कितनी है जब मास इज 1 यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट मतलब 1 यूनिट। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अच्छा 1U, 1U इज हाउ मच, 1.6605 and speed of light c 2.99 into 10 raised to 8 meter per second. I think 2.9979 na, to be more precise. So according to Einstein, I think उनका इक्वेशन एकदम क्लियर था, E is equal to mc square, मास ये रहा 1.6605 10 raised to minus 27 into 2.9979 into 10 raised to 8 का whole square. Is somebody going, is somebody moving forth? 2.9979 का square into 1.6605, that's 14.924. Is that an answer? Yes. Yes, sir. 14.924 into ये 8 2 16, minus 27 plus 16 is minus 11, and as a result ये जूल में होगा। This is, you want it in joule, तो 1.4924 into 10 raised to minus 10 joule, very small value, तो let's convert it to EV। तो 1.4924 divide by 1.6 into 10 raised to minus 19. This would be EV. 0.9315 into 10 raised to 9 EV। एक काम करते हैं, यहां से 3 इसमें डाल देते हैं और बाकी 10 raised to 6 जो बता उसका मेगा कर देते हैं। So 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो लोग कल जेई में थे शायद उनको ऐसा कुछ अंदाजा आएगा कि 1 यूनिट ऑफ मास इज इक्विवेलेंट, कि नहीं कराया था, नहीं जेई में रेडियो एक्टिविटी किया था हमने, वी डिड रेडियो एक्टिविटी पीपल। सो 10 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। 1 यूनिट ऑफ मास is equivalent to an energy of 931.5 MeV. Can you see this? Can you see this? 1 unit of mass is equivalent to an energy of 931.5 MeV. So for 8 oxygen 16, so हमारा ये first part था, and now this is the second part. For 8 oxygen 16, भाई मास डिफेक्ट हमको पता है, तो बाइंडिंग एनर्जी ये 0.13691 U को हमने अब तक संभाल के रखा ताकि हम अभी इसको इस्तेमाल कर सकें। सो बाइंडिंग एनर्जी इज EB is delta m into c square। बट अगर आपके पास डेल्टा m u में है, डेल्टा m अगर u में है, तो you don't need to multiply c square and stuff, you can simply multiply by 931.5 MeV over c square। Now what does that mean? 1 unit of mass, isn't it equivalent to 931.5 MeV? तो मैंने c square कट जाएगा एंड आंसर आपका EV में MEV में आ जाएगा। लेट्स पुट दिस 0.13691 into 931.5, आंसर फाइंड आउट करें कृपया। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 127 point something। 127.5 MeV पर c स्क्वायर। एक्चुअली सिर्फ MEV भी लिखोगे तो चलेगा, ये सिर्फ एक फॉर्म है लिखने का, बाकी कोई मतलब नहीं। जस्ट बिकॉज 1 यूनिट ऑफ मास, तुमने यूनिट की जगह सीधा 931.5 MEV लगा तो ये c स्क्वायर रह जाएगा, तो उसको काटने के लिए रखा गया। ओके, सो लुक एट दिस प्लीज।
थोड़ी देर पहले बाइंडिंग एनर्जी देखा हमने, बट बाइंडिंग एनर्जी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म है तो वो ये है, when you divide the binding energy of the nucleus by the mass number, that is the total number of particles inside the nucleus, you get a new term which is called binding energy per nucleon. अर्थात नाउ somebody will ask me, सर ये यूज करने की जरूरत क्या, बाइंडिंग एनर्जी तो मिल गई, लेट्स बी हैप्पी, या बी हैप्पी, बट बाइंडिंग एनर्जी टोटल है, हर एक न्यूक्लियन के पास कितनी एनर्जी है या कितनी एनर्जी लगेगी मुझे एक न्यूक्लियन को निकालने में, वो इंडिकेट करता है उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी। अगर किसी न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो इसका मतलब है वो स्टेबल है, उसको कोई आसानी से तोड़ नहीं पाएगा, कोई आसानी से कोई भी न्यूक्लियन को निकाल पाएगा नहीं। thus when the total binding energy of the nucleus is divided by the number of nucleons, we get binding energy per nucleon। अगर बाइंडिंग एनर्जी को डिनोट करते हैं EB से तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिनोट करते हैं EBN से। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस। सो EBN is EB by A, and let me tell you, the more the EBN gives an idea about the stability of the nucleus. More is EBN, more is binding energy per nucleon, the more stable is the element. Okay, well I would have loved to show you a graph. अच्छा, सिर्फ ये EBN is EB by A लिख लीजिए, मैं इसको उड़ाने जा रहा हूं, एक छोटा सा ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। आई कुड हैव मेड इट देयर ऑल्सो, बट शायद थोड़ी जगह कम पड़ेगी, इसलिए मैं पूरा बोर्ड यूज करके वो ग्राफ बनाऊंगा। सो दिस ग्राफ इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू मेक इट नाइसली और नॉट, बट आई विल ट्राई, आई विल सर्टेनली ट्राई, एंड इट्स अ वेरी लवली ग्राफ। यू कैन सी द ग्राफ ऑन पेज नंबर, लेट मी टेल यू द पेज नंबर, पेज नंबर इज 444। It's a very lovely graph, and it is a graph of binding energy per nucleon versus mass number. And इस ग्राफ से क्या क्या पता चलता है ये बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं, बट फर्स्ट लेट मी ड्रॉ द ग्राफ, लेट मी रफली इंडिकेट ग्राफ। दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज योर मास नंबर। ये 0 है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10। ओके, ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, नहीं हो, गंदा हो गया, पहला लाइन हमेशा गलत ही होता है। 2, 4, 6, 8, 10, ये MEV पर न्यूक्लियन है। And this is like 50, 100, 150, 200, 250, ये मास नंबर है। 100, 150, 200, 250। स्टार्टिंग में थोड़ा कम रहता है, फिर कहीं मास नंबर 30 के आसपास से ये बढ़ना शुरू होता है, कहीं यहाँ से ये हमारा लाइन है, स्टेबिलिटी लाइन है ये, एंड 180 तक, यहाँ तक कहीं तक बढ़ता है। ओके,
नॉट अ वेरी लवली आइडिया बट समहाउ। ये आयन का है Fe56। सो अगर आप देखें, इट्स अ वेरी रफ ग्राफ, नॉट अ वेरी लवली ग्राफ, बट चलेगा, काम चलेगा। वॉट आई वॉन्ट टू शो यू इज दिस मच। आपने देखा ये स्टेबिलिटी लाइन है करीबन 8 MeV पर न्यूक्लियन के आसपास। जो एलिमेंट्स का मास नंबर 30 से लेकर 170 तक का है उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, स्टेबल में लाई करता है। सो पहला पॉइंट, फॉर एलिमेंट्स हैविंग ए ग्रेटर देन 30 and a less than 170, so 30 से 170 तक they are most stable। इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? फॉर 56 Fe it is 8.75 MeV per nucleon। Can you imagine that? Fe56 न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.75 MeV पर न्यूक्लियन है, सबसे ज्यादा ये रहा। एंड एज अ रिजल्ट Fe इज द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। उसका न्यूक्लियस फोड़ना वोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 170 के आगे आपने देखा फिर से बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाती है। सो ग्रेटर देन 170 फॉर A लेस देन 30 एंड A ग्रेटर देन 170 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूज आर लेस। इसका मतलब है बहुत बड़ी एलिमेंट हो वो भी अनस्टेबल है, बहुत छोटी एलिमेंट हो तो भी अनस्टेबल है। ऑलराइट, सो दीज जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यूज कम होता है वो एलिमेंट्स थोड़ी अनस्टेबल होती है। एंड द ये इतने 30 से लेकर 170 तक जो बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, ये इतना बड़ा ऐसा बड़ा सा टीला नहीं है ये। एक्चुअली अगर आप सच्चा ग्राफ देखने जाओ, हाँ ये ऐसा है, तो टीला नहीं है कोई। ओके, सो इस तरह बनाने का ट्राई किया। सो अगर आप देखने जाओ बाइंडिंग एनर्जी बिटवीन 30 एंड 170 इज नियरली कांस्टेंट। एंड वो नियर कॉन्स्टेंसी जो है वो ये बताती है कि यहां हो या यहां हो, न्यूक्लियस छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैन स्टे नियरली कांस्टेंट। सर तो न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल्स हैं उससे फर्क नहीं पड़ता? एक्चुअली नहीं, बीच के एलिमेंट्स को नहीं। ये आइडिया दिखाता है कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियंस को साथ में पकड़ के रखता है, इट इज शॉर्ट रेंज। एक न्यूक्लियन अपने आसपास के नेबरहुड के न्यूक्लियंस के साथ ही अट्रैक्शन बनाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट अ न्यूक्लियस सिटिंग इन सम अदर डिस्टेंट कॉर्नर ऑफ द न्यूक्लियस ना। अगर तुम न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल ऐड भी कर दो, ये इस न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अपना अट्रैक्शन बना के बैठा है। उसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में कोई चेंज नहीं आएगा, इवन इफ 1 more or 2 more nucleons are added. So the constancy of this binding energy between 30 and 170 shows that nuclear force is short range. So एक और कंक्लूजन मिला, नंबर 3, nuclear force is short range। जो अट्रैक्टिव फोर्स है इट इज शॉर्ट रेंज। बड़ा न्यूक्लियस हो छोटा न्यूक्लियस हो, पार्टिकल्स कम हो ज्यादा हो, उससे न्यूक्लियर फोर्स को या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को फर्क पड़ता नहीं है। एक और कंक्लूजन ये मिला कि जैसे सपोज यहां पे 240 की एलिमेंट है, आपने देखा उसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। दुनिया में हर चीज को स्टेबल होना है, हर एलिमेंट को स्टेबल होना है। तो इफ दिस 240 जिसका बाइंडिंग एनर्जी कम है वो फूटता है, इट कैन बिकम 2 न्यूक्लियाई ऑफ 120। कैन यू सी 120 मस्त स्टेबल रीजन में लाई कर रहा है। दिस प्रोसेस of breaking up of a large nucleus into two smaller nuclei is called fission, nuclear fission. तो
लोग ये कहते हैं ना कि फिशन क्यों होता है, फ्यूजन क्यों होता है, इसीलिए होता है बिकॉज लार्जर न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल एंड एवरीबडी वांट्स टू बिकम स्टेबल। तो बड़ा न्यूक्लियस फूटेगा, दो छोटे न्यूक्लियस आ जाएंगे, स्टेबिलिटी रीजन में आ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सेम विथ छोटे, आप देख रहे हैं छोटों का बाइंडिंग एनर्जी भी छोटा है, तो अगर ये छोटे दो छोटे कंबाइन होके बड़े हो जाते हैं तो बड़े का भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। दिस हैपेंस इन द सन। ऑलराइट, तो फिजन और फ्यूजन क्यों होते हैं वो भी इस ग्राफ से एम्पली क्लियर हो रहा है। सो अ लार्ज एलिमेंट अनस्टेबल breaks into two smaller elements which are stable. This is fission. And two small nuclei जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, जो अनस्टेबल है, कंबाइन टू फॉर्म लार्ज न्यूक्लियस जो स्टेबल है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन। ओके, हैपेंस इन द सन, नेचुरली इट हैपेंस इन द सन। हाइड्रोजन कंबाइन होके हीलियम बन जाता है और एनर्जी बहुत सारी निकल जाती है। सो दीज थिंग्स हैपन ड्यू टू द वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ऑलराइट, तो एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक? एनी डाउट सो फार? नो? ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं। टिल दैट टाइम यू कीप रिवाइजिंग दिस। इफ देयर इज एनी डाउट नेक्स्ट टाइम यू लेट मी नो। यू स्टे सेफ, बाय बाय।